युद्ध आपूर्ति निर्माण में लगी थी। सन 1943 में प्रतिमाह 12,000 से भी कम घर निर्मित हुए, जो हर अमेरिकी शहर में एक नए घर से भी कम है। वापस लौट रहे सैनिकों को भारी रूप से आवास की कमी का सामना करना पड़ा। दूसरी, युद्ध के दौरान उत्पन्न विशेष नौकरियां, जहाज, टैंक और विमानों का निर्माण अचानक युद्ध के बाद आवश्यक नहीं रहीं और इस गति और मात्रा में कम हुई जो प्राइवेट बिजनेस में आमतौर से देखने को नहीं मिलता। सैनिक कहां काम करें, यह बिल्कुल अस्पष्ट था। तीसरी, युद्ध के दौरान और इसके बाद विवाह की दर में एकाएक बढ़ोतरी हुई। सैनिक वापस अपनी माताओं के तहखानों में लौटकर नहीं आना चाहते थे। वो सीधे एक परिवार शुरू करना चाहते थे, अपने खुद के घर में एक अच्छी नौकरी के साथ। ये पॉलिसी मेकर्स के लिए चिंता का विषय था, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन की यादें अब भी ताजा थीं, जो 5 वर्ष पहले ही खत्म हुआ था। सन 1946 में काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स ने राष्ट्रपति ट्रूमैन को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अगले 3 से 4 सालों में एक फुल स्केल डिप्रेशन चेतावनी थी। उन्होंने सन 1947 में एक ज्ञापन में ट्रूमैन के साथ हुई बैठक के सार को अलग से लिखा। हम किसी प्रकार के रिसेशन के दौर में हो सकते हैं और यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि कहीं इन रिसेशंस संबंधी ताकतों के नियंत्रण से बाहर जाने का खतरा तो नहीं। इसकी पर्याप्त संभावना है कि और अधिक गिरावट पतन का खतरा बढ़ाकर डिप्रेशन की स्थिति का कारण बन सकती है और इसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। ये डर इस तथ्य के कारण और तीक्ष्ण हो गया कि विकास के लिए तुरंत एक्सपोर्ट्स पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता था, क्योंकि 2 बड़ी इकोनॉमीज यूरोप और जापान मानवतावादी संकटों का सामना करते हुए विनाश में डूबे थे और अमेरिका भी पहले से कहीं अधिक कर्ज के तले दबा था, जिसने प्रत्यक्ष सरकारी राहत को सीमित कर दिया था। इसीलिए हमने इसके लिए कुछ किया। दूसरी, कम ब्याज दरें और अमेरिकी कंज्यूमर्स का इंटेंशनल जन्म। युद्ध के बाद इकोनॉमी को बचाए रखने के लिए हमारा सबसे पहला कदम ब्याज दरों को कम करना था। यह कोई आसान निर्णय नहीं था, क्योंकि जब कपड़ों, कारों और अन्य चीजों के अभाव में सैनिक वापस लौट कर आए तो इसके कारण कुछ समय के लिए इन्फ्लेशन 2 अंकों में पहुंच गई। सन 1951 से पहले फेडरल रिजर्व राजनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं था। राष्ट्रपति और फेड पॉलिसी को कोऑर्डिनेट कर सकते थे। सन 1942 में फेड ने घोषित किया कि शॉर्ट टर्म रेट्स को 0.38% रखा जाएगा ताकि युद्ध को समर्थन दिया जा सके। अगले 7 वर्षों तक दरें वहीं की वहीं टिकी रहीं। सन 1950 के दशक के मध्य तक 3 माह की ट्रेजरी आय 2% के नीचे रही। दरों को नीचे रखने का सुस्पष्ट कारण वित्त के मूल्य को $6 ट्रिलियन कम रखना था, जो युद्ध में खर्च किया गया था। लेकिन कम दरों ने लौट रहे सभी सैनिकों के लिए कुछ और भी किया। इसने घर, कार, यंत्र और खिलौने खरीदने के लिए कर्ज को सस्ता कर दिया, जो किसी संदेही नीति निर्णायक के दृष्टिकोण के अनुसार ठीक था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सालों में उपभोग एक सुनिश्चित आर्थिक कार्यनीति बन गया। थ्रिफ्टिंग और बचत को प्रोत्साहित कर युद्ध में पूंजी लगाने का युग शीघ्र ही एक्टिव रूप से खर्च करने को बढ़ावा देने का युग बन गया। प्रिंसटन के इतिहासकार शेल्डन गैरन लिखते हैं, सन 1945 के बाद अमेरिका फिर से यूरोप और पूर्वी एशिया में बचत प्रोत्साहन के पैटर्न से हट गया। पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और मजदूर नेता सभी ने आर्थिक विकास के लिए अमेरिकियों को खर्च करने के लिए प्रोत्साहित किया। 2 बातें इसका कारण बनी। एक था GI बिल, जिसने अपूर्व मॉर्टगेज के अवसर प्रदान किए। 16 मिलियन रिटायर्ड सैनिक अब बिना नकद भुगतान के पहले वर्ष में बिना ब्याज के और इतनी कम निर्धारित दरों पर घर खरीद सकते थे कि मंथली मॉर्टगेज भुगतान किराए से भी कम हो। दूसरा था कंज्यूमर क्रेडिट में अचानक वृद्धि, जो डिप्रेशन के युग के नियमों में ढील से आई थी। पहला क्रेडिट कार्ड सन 1950 में प्रस्तुत किया गया। स्टोर क्रेडिट, किश्त क्रेडिट, पर्सनल लोन्स, वेतन दिवस कर्ज सब चल पड़े और उस समय हर तरह के कर्ज पर ब्याज, क्रेडिट कार्ड मिलाकर कर कटौती योग्य था। यह बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट दिखाई पड़ता है,
अतः हमने इसे बहुत अधिक मात्रा में खाया। एक सरल सी तालिका में एक सरल कहानी। वर्ष 1945, कुल यूएस घरेलू उधार $29.4 बिलियन। वहीं 10 साल बाद वर्ष 1955, कुल यूएस घरेलू उधार $125.7 बिलियन। उसके 10 साल बाद वर्ष 1965 और कुल यूएस घरेलू उधार था $331.2 बिलियन। 1950 के दशक में घरेलू कर्ज 2000 के दशक की कर्ज वृद्धि के मुकाबले 1.5 गुना अधिक तेजी से बढ़ा। तीसरा, क्रेडिट बूम और सन 1930 के दशक के छिपे हुए प्रोडक्टिविटी बूम से तंग आकर सामान की ज्यादा मांग ने आर्थिक उछाल को जन्म दिया। अमेरिकी इतिहास में सन 1930 का दशक आर्थिक रूप से सबसे कठोर था, लेकिन यहां आशा की एक किरण भी थी जिसे देखने में 2 दशक लग गए। आवश्यकता द्वारा ग्रेट डिप्रेशन ने रिसोर्सफुलनेस, प्रोडक्टिविटी और इनोवेशंस को बहुत बढ़ा दिया था। हमने 30 के दशक के प्रोडक्टिव उछाल पर अधिक ध्यान नहीं दिया क्योंकि हर किसी का ध्यान इस पर केंद्रित था कि अर्थव्यवस्था की हालत कितनी खराब थी। हमने 40 के दशक में भी इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया क्योंकि सबका ध्यान युद्ध पर केंद्रित था। फिर सन 1950 का दशक आया और अचानक से हमें एहसास हुआ, वाह, हमारे पास तो कुछ अद्भुत आविष्कार हैं और हम उन्हें निर्मित करने में काफी अच्छे हैं। अप्लायंसेस, कारें, फोन, एयर कंडीशनर, बिजली। युद्ध के दौरान अधिक घरेलू सामान खरीदना लगभग असंभव था क्योंकि कारखानों को बंदूकें और जहाज बनाने के लिए परिवर्तित कर दिया गया था। इसके कारण युद्ध के पश्चात सैनिकों के बीच सामान की मांग बढ़ गई। विवाहित जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्सुक और नए सस्ते कंज्यूमर क्रेडिट से प्रोत्साहित उन्होंने खरीदारी की ऐसी धूम मचाई जो शायद ही देश में पहले कभी देखने को मिली थी। फ्रेडरिक लुइस एलन ने अपनी किताब द बिग चेंज में लिखा, युद्ध के बाद के इन वर्षों में किसान ने एक नया ट्रैक्टर, मकई चुनने का उपकरण, इलेक्ट्रिक मिल्किंग मशीन खरीदा। उसने अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर फार्म मशीनरी का व्यूह खड़ा कर दिया जिसका वो संयुक्त रूप से इस्तेमाल कर सकें। किसान की पत्नी ने एक चमकदार सफेद विद्युत फ्रिज खरीद लिया जिसकी उसने हमेशा कामना की थी, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन के दौरान नहीं खरीद पाई, और साथ ही एक आधुनिक वॉशिंग मशीन और एक डीप फ्रीज यूनिट भी। सिटी में रहने वाले परिवार ने डिश वॉशिंग मशीन लगवा ली और साथ ही एक पावर लॉन मूवर भी खरीदा। शहर का परिवार लॉन्ड्रोमैट का ग्राहक बन गया और उन्होंने अपनी बैठक के लिए एक टेलीविजन खरीद लिया। पति का ऑफिस एयर कंडीशन हो गया और अनंत रूप से यह चलता रहा। यह और अधिक नहीं कहा जा सकता कि उछाल कितना बड़ा था। सन 1942 से सन 1945 के बीच कमर्शियल कार और ट्रक उत्पादन वस्तुतः रुक गया था। फिर सन 1945 से सन 1949 के बीच 21 मिलियन कारों की बिक्री हुई। सन 1955 तक और 37 मिलियन की बिक्री हुई। सन 1940 से सन 1945 के बीच लगभग 2 मिलियन घरों का निर्माण किया गया। फिर सन 1945 से सन 1950 तक 7 मिलियन का निर्माण हुआ। सन 1955 तक और 8 मिलियन का निर्माण हुआ। सामान के लिए दमित मांग और सामान निर्मित करने की हमारी नई योग्यता ने वो रोजगार उत्पन्न करने में सहायता की जिनसे लौटकर आने वाले सैनिकों को काम मिल गया, और वो रोजगार अच्छे भी थे। इसे कंज्यूमर क्रेडिट से जोड़ दीजिए और बस अमेरिका की खर्च करने की क्षमता मानो आसमान छू गई। सन 1951 में फेडरल रिजर्व ने राष्ट्रपति ट्रूमैन को लिखा, सन 1950 तक कुल कंज्यूमर खर्च आवास निर्माण को मिलाकर $203 बिलियन हुआ, या फिर सन 1944 के स्तर के लगभग 40% ऊपर। उस सवाल का जवाब युद्ध के बाद सारे सैनिक क्या करेंगे अब स्पष्ट था। वो सामान खरीदेंगे उस पैसे से जो उन्होंने नया सामान बनाने का काम करके कमाया, और साथ ही सस्ते कर्ज की मदद से जिससे वो और अधिक सामान खरीद पाएं। वेल डन! आपने डेली गोल के साथ वीकली गोल भी पूरा कर लिया है और 100 बोनस कुकू पॉइंट्स के साथ आप चले गए हैं नेक्स्ट लेवल में।
ऐसे ही लेवल अप करते रहें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें। चौथा, पहले की तुलना में लाभ अब अधिक समान रूप से शेयर किए जाते हैं। सन 1950 में इकोनॉमी को परिभाषित करने वाली विशेषता ये थी कि देश गरीबों को कम गरीब करके अमीर हुआ। सन 1940 से सन 1948 तक औसत वेतन दोगुना हो गया, फिर सन 1963 तक दोबारा दुगना हो गया। और ये लाभ उन पर केंद्रित था जो दशकों से पीछे छूटे हुए थे। अमीरों और गरीबों के बीच का अंतर असाधारण रूप से कम हो गया। लुइस एलन ने सन 1955 में लिखा, आर्थिक दौड़ में समृद्ध लोगों की रहनुमाई काफी हद तक कम हो गई है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने एक समूह के रूप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लोग जैसे कि स्टील वर्कर का परिवार जो पहले $2,500 पर जीवन बिताता था, अब $4,500 कमा रहा है। या फिर कोई हाईली स्किल्ड टूल ऑपरेटर का परिवार जो पहले $3,000 कमाया करता था, अब सालाना $5,500 या उससे अधिक खर्च कर सकता है। टॉप 1% के लिए जो वाकई संपन्न और अमीर हैं, जिन्हें हम लगभग $16,000 और उससे अधिक के वर्ग में शामिल कर सकते हैं, उनकी कुल राष्ट्रीय आय का हिस्सा टैक्स के बाद 13% से घटकर सन 1945 में 7% तक आ गया। ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं था। निचले 20% दैनिक श्रमिकों की वास्तविक आय सन 1950 से सन 1980 के बीच लगभग उसी मात्रा में बढ़ी जितनी शीर्ष 5% की। समानता वेतन से भी आगे तक गई। महिलाओं ने रिकॉर्ड संख्या में घरों के बाहर रोजगार प्राप्त किया। उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन युद्ध के बाद 31% से सन 1955 में 37% तक जा पहुंचा और सन 1965 में 40% तक। माइनॉरिटीज ने भी लाभ उठाया। सन 1945 के उद्घाटन के बाद एलियनोर रूजवेल्ट ने एक अफ्रीकी अमेरिकी रिपोर्टर के बारे में लिखा, जिसने उनसे कहा, क्या आप समझ सकते हैं कि इन 12 वर्षों ने क्या किया है? अगर सन 1933 के किसी समारोह में बड़ी संख्या में अश्वेत लोग जाकर सबसे ऐसे मिलते जैसे आज मिले हैं, तो देश भर का हर समाचार पत्र इसकी सूचना दे रहा होता। हम सोचते भी नहीं कि ये कोई समाचार है और हम में से कोई इस बारे में बात भी नहीं करेगा। आज के मुकाबले में महिला और माइनॉरिटी अधिकार एक अंश भर ही थे, लेकिन 40s और 50s के दशक में समानता की ओर हुई प्रगति असाधारण थी। वर्गों के लेवल अप होने का मतलब था लाइफस्टाइल लेवल अप। साधारण लोग शेवी चला रहे थे, समृद्ध लोग कैडिलैक चला रहे थे। टेलीविजन और रेडियो ने लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाले मनोरंजन और संस्कृति को बिना वर्ग की परवाह किए एक रूप कर दिया। मेल ऑर्डर कैटलॉग ने लोगों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों और अन्य सामान में भी समानता ला दी, फिर चाहे वो कहीं भी रहते हों। सन 1957 में हार्पर्स मैगजीन ने लिखा, अमीर आदमी भी उसी तरह की सिगरेट पीता है जैसे कि गरीब आदमी, उसी तरह के रेजर से दाढ़ी बनाता है, उसी तरह का टेलीफोन, वैक्यूम क्लीनर, रेडियो और टेलीविजन इस्तेमाल करता है और घर में समान प्रकार के लाइटिंग और हीटिंग अप्लायंसेस रखता है वगैरह। उसके और एक गरीब व्यक्ति के ऑटोमोबाइल में बहुत ही कम अंतर है। वास्तव में उनके इंजन और फिटिंग्स समान ही हैं। सेंचुरी के शुरुआती वर्षों में ऑटोमोबाइल में भी अनुक्रम हुआ करता था। पॉल ग्राहम ने सन 2016 में लिखा कि किस प्रकार मात्र 3 टीवी स्टेशन होने जैसी सरल बात ने संस्कृति को इक्वलाइज करने में योगदान दिया। अब इसकी कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन हर रात एक ही समय पर करोड़ों परिवार अपने टेलीविजन के सामने बैठकर वही कार्यक्रम देखा करते थे जो उनके पड़ोसी देख रहे होते थे। अब जो सुपर बोल में होता है, पहले वो हर रात हुआ करता था। हम वाकई सिंक में थे। ये इंपॉर्टेंट था। लोग अपना कल्याण अपने साथियों के साथ तुलना कर मापते हैं और सन 1945 से सन 1980 के अंतराल में अधिकांश रूप से लोगों के पास तुलना करने के लिए ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें वो अपना साथी या बराबर का कह सकते थे। बहुत से लोग, अधिकांश लोग ऐसा जीवन व्यतीत करते थे जो या तो उनके आसपास के लोगों के बराबर या फिर समझने लायक हुआ करता था। ये विचार के लोगों के जीवन में भी उतना ही इक्वलाइजेशन आया
जितना उनकी आय में। इस कहानी का एक अहम भाग है जिस पर हम लौट कर आएंगे। 5वां, ऋण में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई, लेकिन साथ ही आय में भी, इसीलिए इसका प्रभाव उतना अधिक नहीं था। सन 1947 से सन 1957 के बीच नई उपभोग संस्कृति, नए ऋण उत्पाद और सरकारी योजनाओं द्वारा सब्सिडी प्राप्त ब्याज दरें, जिन्हें फेडरल रिजर्व द्वारा कम रखा गया, इन सब के मेल से घरेलू ऋण 5 गुना बढ़ गया। लेकिन इस अंतराल में आय वृद्धि इतनी अधिक थी कि परिवारों पर इसका अधिक बुरा असर नहीं हुआ और युद्ध के बाद घरेलू ऋण बहुत ही कम था। ग्रेट डिप्रेशन ने इसके अधिकतर भाग को नष्ट कर दिया और युद्ध के दौरान घरेलू खर्च इतना कम था कि ऋण संचय सीमित था। इसीलिए सन 1947 से सन 1957 के बीच ऋण और आय के बीच के अनुपात में वृद्धि मैनेजेबल थी। घरेलू ऋण आय अनुपात आज 100% से ऊपर है। सन 1950, सन 1960 और सन 1970 के दशकों में बढ़ने के बाद भी ये 60% से नीचे ही रहा। ऋण के इस उछाल के पीछे मुख्य रूप से हाउस ओनरशिप में बढ़ोतरी थी। सन 1900 में हाउस ओनरशिप की दर 47% थी। अगले 4 दशकों तक ये लगभग वही रही। फिर सन 1945 में यह बढ़कर 53% हो गई और सन 1970 में 62%। जनसंख्या का एक पर्याप्त भाग अब उस ऋण का उपयोग कर रहा था जिसे पिछली पीढ़ियों ने न किया होता या न कर पाते, और वो अधिकांश रूप से इससे सहमत थे। डेविड हेल्बरस्टैम ने अपनी किताब द 50s में लिखा, उन्हें अपने आप में और अपने भविष्य में ऐसा विश्वास था जिसे कठिन समय में पले बढ़े लोग आश्चर्यजनक पाते थे। वो ऋण से ऐसे नहीं डरते थे जैसे उनके माता पिता। वो अपने माता पिता से अलग थे, सिर्फ इसमें नहीं कि वो कितना कमाते थे या उनके पास क्या था, बल्कि इस धारणा में कि भविष्य का आगमन हो चुका है। अपने परिवारों में पहले होम ओनर्स होने के कारण वो अपने साथ नया उत्साह और गर्व भी स्टोर में लेकर आते। जब वो फर्नीचर या उपकरणों की खरीदारी करते, दूसरे समय में युवा दंपत्ति शायद अपनी पहली संतान के लिए नए कपड़े खरीदते समय ऐसी भावनाएं दिखाते। ऐसा प्रतीत होता था कि घर खरीदने की उपलब्धि इतनी बड़ी सफलता थी कि कोई भी खरीदी जाने वाली इसके योग्य नहीं थी। अब कुछ चीजों को जोड़ने का अच्छा समय है, क्योंकि वो आगे जाकर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अमेरिका फल फूल रहा है। ये एक साथ मिलकर ऐसे फल फूल रहा है जैसे पहले कभी नहीं हुआ। ये ऋण के साथ फल फूल रहा है, जो इस समय बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आय की तुलना में ये कम है। और अब ये कल्चरल एक्सेप्टेंस है कि ऋण भयावह चीज नहीं है। 6 चीजें चटकने लगती हैं। सन 1973 वो पहला साल था जब ये स्पष्ट हो गया कि इकॉनमी एक नई राह पर चल पड़ी थी। उस साल जो रिसेशन शुरू हुआ उसने बेरोजगारी को सन 1930 के दशक से लेकर सबसे ऊपर पहुंचा दिया। इन्फ्लेशन में उछाल आया, लेकिन युद्ध के बाद की वृद्धि से भिन्न रूप से ये उछाल बना रहा। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट सन 1973 में 8% पर जा पहुंची, जो पिछले दशक में 2.5% पर थी। और आपको यह सब इस संदर्भ में देखना होगा कि वियतनाम, दंगे फसाद और मार्टिन लूथर किंग और जॉन और बॉबी कैनेडी की हत्या से कितना भय फैला हुआ था। सब जैसे उजाड़ सा हो गया था। युद्ध के 2 दशकों बाद अमेरिका ने ग्लोबल इकोनॉमी में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। बहुत से बड़े देशों की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी मिट्टी में मिल चुकी थी, लेकिन सन 1970 के दशक की शुरुआत होते ही ये सब बदल गया। जापान फल फूल रहा था, चीन की इकोनॉमी सुधर रही थी, मध्य पूर्व भी अपने तेल संसाधनों के सामर्थ्य को प्रबल कर रहा था। भाग्यशाली आर्थिक लाभ और महानतम पीढ़ी की संस्कृति, वो पीढ़ी जो डिप्रेशन से सुदृढ़ हुई और युद्ध के व्यवस्थित सहयोग के सहारे स्थिर थी, उसके मेल में बदलाव तब आया जब बेबी बूमर वयस्क होने लगे। एक नई पीढ़ी जिसके लिए सामान्य की परिभाषा अलग थी, ठीक ऐसे समय पर आई जब पिछले 2 दशकों के बहुत से इकोनॉमिक अनुवाद
खत्म हो रहे थे। फाइनेंस में सब कुछ अपेक्षाओं के संदर्भ में डेटा है। पिछली शताब्दी का सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब आर्थिक हवाएं अलग अनियमित दिशा में बहने लगीं। लेकिन लोगों की उम्मीदें अब भी युद्ध के बाद की समरूपता संस्कृति में दृढ़ मूल थीं। आवश्यक रूप से आय की समानता नहीं, हालांकि वो भी एक थी, लेकिन लाइफस्टाइल और कंजम्पशन एक्सपेक्टेशन में समानता। ये विचार के 50वें प्रतिशतक आय कमाने वाले व्यक्ति की लाइफस्टाइल किसी 80वें या 90वें प्रतिशतक की आय वाले व्यक्ति से अत्यधिक भिन्न नहीं होनी चाहिए, और ये कि 99वें प्रतिशतक वाले किसी व्यक्ति का जीवन बेहतर था, लेकिन ऐसा जीवन जिसे 50वें प्रतिशतक वाला व्यक्ति समझ सके। और इसी प्रकार सन 1945 से सन 1980 के अंतराल में अमेरिका ने अधिकांश रूप से काम किया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे नैतिक रूप से सही समझें या गलत, उम्मीदें हमेशा तथ्यों से धीरे चलती हैं। और सन 1970 के दशक की शुरुआत से सन 2000 के दशक की शुरुआत तक के बीच के सालों के आर्थिक तथ्य ये थे कि विकास चलता रहा, लेकिन अधिक अनियमित हो गया। फिर भी इस बारे में लोगों की उम्मीदें नहीं बदलीं कि उनकी लाइफस्टाइल की तुलना उनके साथियों के साथ कैसे होनी चाहिए। 7वां, उछाल फिर से आता है, लेकिन इस बार यह पहले से अलग है। रोनाल्ड रीगन के सन 1984 के मॉर्निंग इन अमेरिका विज्ञापन ने घोषित किया, अमेरिका में फिर से सुबह हुई है। आज इतने अधिक पुरुष और महिलाएं काम के लिए जाएंगे जितने इस देश के इतिहास में पहले कभी नहीं गए। ब्याज दरें सन 1980 के रिकॉर्ड उच्च मूल्य से आधी हो चुकी हैं, और इस दर पर लगभग 2000 परिवार आज नए घर खरीदेंगे, जो पिछले 4 सालों में सबसे अधिक है। आज की दोपहर 6500 युवा पुरुष और महिलाएं विवाहित होंगे, और इस इन्फ्लेशन की दर के साथ जो 4 साल पहले की तुलना में आधे से भी कम है, वो विश्वास के साथ अपने भविष्य की ओर देख सकते हैं। ये हाइपरबोल नहीं था। जीडीपी वृद्धि सन 1950 से लेकर उच्चतम शिखर पर थी। सन 1989 तक 7 साल पहले की तुलना में 6 मिलियन कम बेरोजगार अमेरिकी थे। सन 1982 से सन 1990 के बीच S&P 500 में लगभग 4 गुना की बढ़ोतरी हुई। सन 1990 के दशक में कुल वास्तविक जीडीपी वृद्धि लगभग सन 1950 के दशक के बराबर थी, यानी कि 40% की तुलना में 42%। राष्ट्रपति क्लिंटन ने अपने 2000 के स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में इसका बखान करते हुए कहा, हम नई शताब्दी का आरंभ 20 मिलियन से भी अधिक नई नौकरियों, 30 वर्षों से अधिक में अधिकतम आर्थिक विकास, 30 वर्षों में न्यूनतम बेरोजगारी दर, न्यूनतम अमेरिकी, अफ्रीकी और हिस्पैनिक बेरोजगारी दर के साथ कर रहे हैं। 42 वर्षों में पहली बार एक के बाद एक सरप्लस के साथ कर रहे हैं, और अगले महीने अमेरिका संपूर्ण इतिहास में इकोनॉमिक ग्रोथ के सबसे लंबे अंतराल को प्राप्त कर लेगा। हमने एक नई इकोनॉमी का निर्माण किया है। उनका अंतिम वाक्य बहुत महत्वपूर्ण था। यह एक नई इकोनॉमी थी। सन 1945 से सन 1973 के अंतराल और सन 1982 से सन 2000 के अंतराल के बीच सबसे बड़ा अंतर यह था कि वृद्धि की समान मात्रा एकदम भिन्न पॉकेट्स में जाकर समा गई। आपने शायद ये आंकड़े सुने होंगे, लेकिन इनके बारे में फिर से बात करना बनता है। द अटलांटिक ने लिखा, सन 1993 से सन 2012 के बीच शीर्ष 1% ने अपनी आय में 86.1% की वृद्धि देखी, जबकि सबसे नीचे के 99% ने सिर्फ 6.6% की वृद्धि देखी। जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने सन 2011 में कहा, हालांकि शीर्ष 1% ने पिछले दशक में अपनी आय को 18% ऊपर जाते देखा, मध्य स्तर वालों ने अपनी आय को गिरते देखा। जिन लोगों के पास सिर्फ हाई स्कूल डिग्री थी, उनके लिए गिरावट बहुत अधिक थी। शताब्दी के आखिरी चौथाई में ही 12%। यह उस समतलन के लगभग विपरीत था जो युद्ध के बाद हुआ था। ऐसा क्यों हुआ? यह इकोनॉमिक्स की सबसे खराब चर्चाओं में से एक है, जिससे बढ़कर दूसरी चर्चा बस ये रही कि इसके बारे में क्या किया जाए। अच्छा है कि इस डिस्कशन के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण नहीं हैं।
महत्वपूर्ण यह है कि ये शार्प इनइक्वालिटी पिछले 35 वर्षों में एक ताकत बन गई, और ये एक ऐसे अंतराल में हुआ जहां सांस्कृतिक रूप से अमेरिकी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की इकोनॉमी की इन दो धारणाओं से जुड़े हुए थे। ये कि आपके जीवन शैली अधिकतर अन्य अमेरिकी नागरिकों के जैसी ही होनी चाहिए, और ये कि उस लाइफस्टाइल को पाने के लिए ऋण लेना स्वीकार्य है। 8वां, अमेरिकी नागरिकों के एक छोटे समूह की बढ़ती आय ने उस समूह को लाइफस्टाइल में दूसरों से अलग कर दिया। उन्होंने अच्छी कारें और बड़े घर खरीदे, महंगे स्कूल में गए और शानदार छुट्टियां बिताई, और बाकी सब देख रहे थे। 80 और 90 के दशक में मेडिसन एवेन्यू से उत्तेजित होकर और उसके बाद इंटरनेट से एक छोटी संख्या में वैध रूप से समृद्ध अमेरिकियों की लाइफस्टाइल ने उन अधिकांश अमेरिकियों की कामनाओं को आसमान पर पहुंचा दिया जिनकी आय बढ़ नहीं रही थी। सन 1950 से सन 1970 के दशक के बीच जो इक्वालिटी और एकजुटता की संस्कृति पनपी थी, वो नासमझी से दूसरों के साथ बराबरी करने के प्रभाव में परिवर्तित हो गई। अब आप समस्या को देख सकते हैं। जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर जो सालाना $9 लाख कमाता है, एक 4000 वर्ग फुट का घर और 2 मर्सिडीज खरीदता है और अपने 3 बच्चों को पेपर डाइन में भेजता है, वो ये सब करने में समर्थ है। पीटर, एक बैंक ब्रांच मैनेजर, सालाना $80,000 कमाता है। जो को देखकर वो भी समान लाइफस्टाइल जीने के लिए पात्रता के अचेतन भाव का अनुभव करता है, क्योंकि पीटर के माता पिता मानते थे, जो उन्होंने उसे भी सिखाया, कि अमेरिकियों की लाइफस्टाइल अलग अलग रोजगार होने पर भी इतनी अलग नहीं थी। उसके माता पिता अपने युग को लेकर सही थे, क्योंकि उस समय इनकम एक टाइट डिस्ट्रीब्यूशन में आ गई थी, लेकिन वो तब था। पीटर अब एक अलग दुनिया में रहता है, लेकिन तथ्यों के बदलने के बावजूद उसकी उम्मीदें उसके माता पिता की उम्मीदों के मुकाबले कुछ खास नहीं बदली। तो पीटर क्या करे? वो एक बड़ा मॉर्टगेज लेता है, उस पर $45,000 का क्रेडिट कार्ड डेट है। वो लीज पर 2 कारें ले लेता है। उसके बच्चे भारी भरकम स्टूडेंट लोन के साथ ग्रेजुएट होंगे। वो जो की तरह सब खरीदने का सामर्थ्य नहीं रखता, लेकिन वो समान लाइफस्टाइल पाने के लिए खुद को और खींचने पर मजबूर है, और ये खिंचाव बहुत बड़ा है। सन 1930 के दशक में ये हास्यास्पद सुनाई देता, लेकिन युद्ध के अंत से अब तक घरेलू डेट की कल्चरल एक्सेप्टेंस को विकसित करते हुए हम 75 वर्ष बिता चुके हैं। एक ऐसे समय पर जब मध्य वेतन फ्लैट थे, मध्य नव अमेरिकी घर 50% बड़ा हो गया। एक औसत नए अमेरिकी घर में अब रहने वालों से अधिक बाथरूम्स होते हैं। लगभग आधे घरों में 4 या उससे अधिक बेडरूम हैं, जो सन 1983 में 18% था। सन 1975 से सन 2003 के बीच इन्फ्लेशन एडजस्टेड औसत कार लोन दुगने से भी अधिक हो गया, $12,300 से $27,900 तक। और आप जानते ही हैं कि कॉलेज के खर्च और स्टूडेंट लोन का क्या हुआ। हाउस होल्ड डेट आय अनुपात सन 1963 से सन 1973 तक समतल रहा, फ्लैट रहा। फिर ये ऊपर चढ़ा और चढ़ा, फिर और चढ़ा। सन 1973 में 60% से सन 2007 में 130% से भी ऊपर जा पहुंचा। सन 1980 के दशक की शुरुआत से सन 2020 तक ब्याज दरें गिरने पर भी ऋण सेवा भुगतान में जाने वाले आय के प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई, और ये कम आमदनी वाले समूहों की ओर झुक गया। उच्चतम आमदनी वाले समूहों के लिए ऋण और लीज भुगतान की ओर जाने वाला आय का भाग 8% से कुछ अधिक है। जिनके आय लाभ अधिकतम है, लेकिन 50वें प्रतिशतक से कम की आय वालों के लिए 21% से भी अधिक। इस बढ़ते कर्ज और सन 1950 और 1960 के दशकों में हुई कर्ज बढ़ोतरी में अंतर यह है कि हालिया उछाल उच्च आधार से आरंभ हुआ। इकोनॉमिस्ट हेमन मिन्स्की ने ऋण संकट के आरंभ का वर्णन करते हुए कहा, वो क्षण जब लोग इतना ऋण उठा लें जिसे वो संभाल न पाएं, ये एक संकटमय और दर्दनाक क्षण होता है। ये ठीक उस तरह है जैसे वाइल्ड एक कोयोट नीचे देख रहा